हेलो एंड नमस्कार। असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए वैकेंसीज नोटिफाई हो चुकी है, सीजीपीएससी की वेबसाइट में एडवर्टाइज हो चुकी है। एंड इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ है जो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के शायद किसी भी एग्जामिनेशन में अभी तक सीजीपीएससी और व्यापम में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी नोटिफिकेशन में कि भाई ऑनलाइन आवेदन कब से देंगे और कब तक देंगे। तो पहली बात तो ये है कि लगभग 1 महीना का टाइम आपको दे के रखा है ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए। 10 मार्च से चालू होगा दोपहर 12 बजे से, और 8 अप्रैल तक ये रात के 12 बजे तक चलेगा। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इसमें वो ये रहा है कि जब भी कोई नया पोर्टल या नया एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो पहले के 2-3 दिन में ओटीपी की समस्या, पेमेंट गेटवे की समस्या बने रहती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना जो भी एप्लीकेशन डालना है उसको लगभग 15 तारीख के आसपास डालिए। तो मेरे हिसाब से ये जो होली के समय है, जब होली के लिए आप घर जाएंगे तो उस टाइम अगर आप एप्लीकेशन डालेंगे तो मुझे लगता है कि जितने भी छोटी मोटी टेक्निकल दिक्कतें हैं जो स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट वाली टीम को आती है वो सॉर्ट हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 10 तारीख के बाद लगभग 15 से लेके 20 तारीख के बीच में आपको जितने भी फॉर्म भरने हैं आप भर सकते हैं। स्टार्टिंग में कई बार होता है ओटीपी का दिक्कत आता है। कभी कभी ये होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन किसी प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन दिखा नहीं रहा है या फिर ट्रांजैक्शन नंबर नहीं जनरेट हो रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी माइनर चीज़ें आती हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पहली चीज़ तो आप होली के आसपास, प्रिफरेबली जब आप होली मनाने के लिए अपने घर जाएंगे उस दिन आप जाके अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो 10 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक है। लगभग 1 महीना है आपके पास। जितने जल्दी हो सकता है इसको आप कर देंगे। परीक्षा की तिथि है 6 जुलाई। आज है 6 मार्च, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपके पास लगभग 120 दिन है। और जो इस प्रकार के एग्जामिनेशन को एटलीस्ट 10 बार प्रिपेयर करने के लिए इनफ है। तो आज अगर आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपका सीजीजीएस पढ़ा हुआ है प्रीलिम्स के लिए, और ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जो बाकी पोर्शन है पार्ट 2 उसको आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका 120 दिन में बड़े आराम से ये कवर हो जाएगा। ठीक है। तो ये था लगभग आपके समय सारणी, किस प्रकार से शेड्यूल है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है। इसके बाद देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वैकेंसी। टोटल जो पोस्ट निकले हैं वो आपके 30। इसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 13 सीट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 4 है, जनजाति के लिए 9 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है। अब देखिए, अगर आप अनरिजर्व्ड मेल हैं तो आप ये 3 महिला की सीटें इससे माइनस कर दीजिए, ये आएगा 10। और ये एक सीट है हैंडीकैप की, इसको भी माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 9। तो अगर आप अनरिजर्व्ड मेल हैं तो आपको टॉप 9 में आना है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में एज अ अनरिजर्व्ड मेल असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज बनने के लिए। इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट जमाने से संबंधित है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उसके पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी देखो, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री स्लैश मैनेजर है, गेजेटेड ऑफिसर है, क्लास 2, वेतन मैट्रिक्स 12 लेवल है। मतलब आपका अगर हो जाता है तो आपकी पहली सैलरी लगभग 62 से 65 हज़ार के बीच में आएगी। देखिए, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में जो है वो ये है कि आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है, बीटेक है, बीई है, कहीं से भी। उसके बाद हो सकता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। या फिर अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से आपने एमबीए करके रखा है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग वाले ग्रेजुएट हैं, यहीं पे कंपटीशन खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने का नहीं है। जितने भी लोग हैं किसी न किसी प्रकार से ग्रेजुएट हैं या फिर इंजीनियर्स, तो मेरे ख्याल से सीजीपीएससी में लगभग 90% लोग हो ही गए हैं। और इसके बाद अगर मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग नहीं किया है तो उन्होंने कहीं ना कहीं एमबीए किया होगा। तो किसी प्रकार से कह सकते हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन को अगर हम कंसिडर करें तो बहुत ज़्यादा इसमें झोल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपने इंजीनियरिंग करके रखी है तो आप एलिजिबल हैं। डॉक्यूमेंट्स में कुछ एलिजिबल हो सकता है कि अगर किसी प्रकार का आपका इंजीनियरिंग का डॉक्यूमेंट है, अगर आपका किसी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो एप्लीकेशन करने की आखिरी तिथि तक, मतलब ये 8 अप्रैल के पहले आपको उसको जारी करवाना होगा। आज मार्च है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम
के अंतर्गत किसी प्रकार की सेवा है जो आय जाति निवास से संबंधित है, उसकी समय सीमा 1 महीना है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आगे जाके अपने तहसीलदार या फिर एसडीएम कार्यालय में आप लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें थी कि आपको सारे सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए, है ना, आप उसको अटेस्ट कर सकते हैं, सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि की जारी की गई उपाधि अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। एंड मे बी ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल नहीं है आपके एडीआई बनने में, क्योंकि हर किसी ने इंजीनियरिंग करके रखी है। 2-2 साल, 3-3 साल, 8-8 साल, 10-10 साल भी हो गए हैं लोगों को इंजीनियरिंग करे हुए, तो लास्ट डेट वाली एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनओसी ले लेंगे अगर अगर आप किसी सरकार के किसी भी उपक्रम में संविदा पे भी अगर नियुक्त हैं, तो अपना जो आपका नियोजक है या फिर आपके विभाग अध्यक्ष हैं उनको एक लेटर लिख देंगे और उनको बोल देंगे कि अनुमति प्रमाण पत्र प्रदान करें। या फिर अपने अप्लाई कर लिया है तो उस नियोक्ता को आप ये लेटर करेंगे कि इसके तुरंत पश्चात उन्हें अपने नियुक्त प्राधिकारी या कार्यालय प्रमुख को अनुपत्ति प्रमाण पत्र सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए। मतलब कुल मिला के लेटर लिख दो, रिसीविंग रखे रहो अपने पास, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि अभ्यर्थी उपरोक्त अनुसार अनुपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता हो तो ऐसी स्थिति में उसका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परंतु साक्षात्कार पश्चात चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त ना किए जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है। तो इसके लिए आयोग शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन या रिप्रेजेंटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी प्रैक्टिकल कंडीशन बहुत कम बनती है कि आपको आपका नियोक्ता अधिकारी आपत्ति करे आपको रिलीफ करने में, स्पेशली आपकी एक बेटर जॉब लग गई है तो प्रैक्टिकली अगर ये प्रावधान दिया हुआ है ठीक है लीगल पर्पस के लिए, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर मैं बोलूँ तो ऐसा कभी भी मैंने कोई केस नहीं सुना है छत्तीसगढ़ में कि आदमी रिलीव ही ना हुआ हो। ठीक है, आपराधिक अभियोजन, आई होप मेरे स्टूडेंट्स का किसी का आपराधिक अभियोजन ना हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं देखी है अभी छत्तीसगढ़ भर में, परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केंद्र होगा। इसमें रायपुर ही परीक्षा केंद्र होगा। यूजुअली ऐसा होता था कि एटलीस्ट संभाग मुख्यालय तो रहते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रायपुर ही परीक्षा केंद्र होगा बोला गया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस बार क्योंकि आपके यहाँ जो एप्लीकेशन फीस है वो ज़ीरो है, तो लगभग यहाँ पे 2 से 3 लाख लोग एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरेंगे। 2 से 3 लाख लोग अगर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, वो भी ऐसे एग्ज़ामिनेशन का जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एलिजिबल हैं, तो आप एक ही दिन में 26 जुलाई को एक ही टाइम स्लॉट में 2 से 3 लाख कंप्यूटर कहाँ से प्रदान करेंगे? ये मुझे लगता है कि प्रशासनिक लॉजिस्टिक का विषय है। तो देख सकते हैं आगे क्या आपका संशोधन होता है नहीं होता है। एंड एक सीबीटी वाला भी था कि कहाँ गया, लगभग एक सीबीटी वाला भी था कि अब अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए उनका ये कहना था कि सीबीटी के माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से इनका लिया जाएगा परीक्षा, है ना। तो लेट मी वो कंडिका मुझे यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखी थी, एक देखने दीजिए। ठीक है, उसमें ये भी उन्होंने लिख के रखा है कि आवेदन प्राप्त होने की स्थिति पे संख्या के आधार को परीक्षा केंद्र घटाए या बढ़ाए जा सकेंगे। एंड उसके बाद एक और था, मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, सीबीटी लिखा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें हो सकता है आगे आया हो। ठीक है, ठीक, ये रहा। तो यहाँ पे परीक्षा योजना पे आ जाते हैं। सीबीटी वाला पॉइंट भी इसी पेज में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इसमें ये देखो, टोटल 300 अंक की रिटर्न परीक्षा होगी, 30 अंक का आपका साक्षात्कार होगा, कुल 330 अंक में आपका मेरिट बनना है। ठीक है, कुल 330 अंक का मेरिट बनना है। इंटरव्यू के लिए 3 गुना ज़्यादा लोग को बुलाया जाएगा। मतलब अगर आपके 30 पोस्ट है तो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ 90 लोग ही वहाँ पे पहुँच पाएंगे।
ठीक है। अब प्रश्नों की संख्या क्या है, CGGS देखो 100 नंबर का होगा एंड जो एप्टीट्यूड है वो 200 नंबर का होगा। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन है जहाँ पे रियली रियली मैथ्स की रिस्पेक्ट होती है। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी वो आने वाले पेजेस में, स्लाइड्स में मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं जिसको लेके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, वो ये है कि इसमें सर ये लिखा हुआ है कि सबसे एक उत्तर सही या निकटतम सही होगा। तो देखो ये तो है ही है, ऑप्शन जो करेक्ट है या फिर नियरेस्ट टू करेक्ट है उसको लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये अभ्यर्थी की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्थान पर CBT आयोजित कर सकेगा। लगभग 2.5 से 3 लाख लोग इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में फॉर्म भरने वाले हैं। नोटिफिकेशन में डेट आई हुई है 26 जुलाई की। आप एक ही टाइम पे कैसे 2.5 लाख लोगों के लिए 2.5 लाख सिस्टम्स और इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। तो मेरा जो मैं होते हुए देख रहा हूँ वो ये है कि इसमें हो सकता है कि तिथि वही रहे, सेंटर्स आपके संभाग मुख्यालय हो जाएं एंड जो परीक्षा है मुझे लगता है कि हो सकता है ऑफलाइन हो। इसमें सबसे बड़ा जो पेज फंस रहा है वो ये है कि आपने जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसको ज़ीरो करके रखी है। तो बहुत सारे बोगस एप्लीकेंट्स जिनको कोई मतलब नहीं होता एग्जामिनेशन देने से, लेकिन जस्ट बिकॉज द एप्लीकेशन इज़ फ्री दे फिल द फॉर्म। तो ऐसे कंडीशन में भी एक लॉजिस्टिक्स वाली समस्या यहाँ पे खड़ी हो सकती है। एंड पूरे 2.5-3 लाख को अगर आप रायपुर में एक्स्ट्रा लाओगे तो पूरे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशंस भी जाम होने की स्थिति हो सकती है। एंड ऐसी सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है एंड भगवान ना करे किसी ना किसी प्रकार का एक्सीडेंट्स होने की भी काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। तो आई थिंक इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे। ठीक है, मार्किंग वही है जो हमेशा से रहा है कि 2 मार्क्स करेक्ट हैं, वही जो CGPSC में रहा है, हर क्वेश्चन पे 2 है, +2 होगा और -0.66 होगा, या 2/3 कर लीजिए, -2/3। ठीक है, देखो नियम 2014 के अनुसार है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस काफ़ी सिंपल है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में देखो पूरा CGS पढ़ना है, उसमें तो कुछ है नहीं। तो इसमें बेसिकली यही है कि आपने अपने प्रीलिम्स के लिए जो तैयारी करी थी वो कर लीजिए, प्लस अभी जो करंट अफेयर्स है जो आपने प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़े थे वो पढ़ लीजिए, प्लस अभी जो करंट अफेयर आ रहा है, बजट हो गया, पॉलिसी हो गए, कुछ स्कीम्स लॉन्च होंगे क्योंकि आचार संहिता कंप्लीट हो चुकी है, तो वो आपको करना है। तो इसमें आप एक्स्ट्रा करिए कि एक चीज़ ये करिए कि आप छत्तीसगढ़ करंट अफेयर बहुत फॉलो करिए। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर फॉलो करने के लिए एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, दैनिक भास्कर, ट्विटर फॉलो कर लीजिए गवर्नमेंट के वेबसाइट, और एक बार अभी जो जनमन निकल रहा है ना उनको भी आप कंटिन्यूस इनका अध्ययन करते रहिए और इनको कहीं ना कहीं नोट करते रहिए। ठीक है, कि बजट में क्या प्रावधान हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है। तो बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, और करंट अफेयर्स हो गए ट्विटर या फिर छत्तीसगढ़ जनसंपर्क के ऑफिशियल हैंडल से अगर कुछ ट्वीट हो रहा है तो। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि सर आप तो हर बार बोलते हो ये पढ़ लो, लेकिन आता नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो यार देखो जस्ट बिकॉज आपके पढ़े हुए से फंस नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ को आप छोड़ के जा सकते हो, है ना जी। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय पशु है ना, ये आपको नहीं पूछा जा रहा है बहुत सालों से। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप नहीं पढ़ के जाओगे। ठीक है, मैं कौन सी चीज़ें ऐड कर लो ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन कौन सी चीज़ छोड़ दो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पिछले कई सारे एग्जामिनेशंस में हमने देखा है ये वाला पैटर्न एंड इट इज़ वेरी 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 हाईली प्रोबेबल कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर अच्छे से फॉलो करिए। अभी जो सरकार है अगले 2-3 महीने में बहुत सारे स्कीम्स और इनिशिएटिव लॉन्च करने वाली है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपडेटेड रहें। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान तो वही रहेगा। अब आते हैं इस पे एप्टीट्यूड टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग होगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मैथ्स बना लेगा, कुछ ना कुछ करके मैथ्स बना लेगा, लेकिन उसको ना हिंदी बनेगी, ना इंग्लिश बनेगी, ना छत्तीसगढ़ी बनेगी, ना कंप्यूटर ऑपरेशनल बनेगा। आपके पास 120 दिन है, एक एक करके स्ट्रैटेजी बताता हूँ। हिंदी में क्या करना है, आप पेपर 1 का जितना सिलेबस है उसको प्रिपेयर कर लो। ठीक है, उसके बाद लूसेंट हिंदी के जितने टॉपिक्स हैं इनको रट लो। उसके बाद एक नालंदा पब्लिकेशन का पृथ्वीनाथ पांडे का एक बुक आता है, उसमें देखना हर टॉपिक का ना हरिराम टाइप का ऐसा ब्रैकेट में दिया रहता है कि RAS राजस्थान एकेडमिक सर्विस 2014 का क्वेश्चन है, MPPSC 2000
23 का क्वेश्चन है। तो ऐसा करके ना, जो हर टॉपिक के ब्रैकेट वाले, फॉर एग्जाम्पल आप संधि पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें आपने एक बार लूसेंट लगा ली, इसके बाद आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन लगा लिए, और एक बार इसको ना यूट्यूब भी गूगल करके देखो कि पॉपुलर जो संधि वाले क्वेश्चन है वो क्या हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हर टॉपिक को 3 बार प्रिपेयर करो। हिंदी में बेसिक आपका स्ट्रैटेजी रहेगा कि एक बार थ्योरी पढ़ लो, एक बार लूसेंट कवर कर लो, इसके बाद कोई एक ऐसी क्वेश्चन बैंक उठा लो जहाँ पे हर टॉपिक के जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो कंपाइल्ड होकर दिए हुए हों, तो यहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। इंग्लिश में भी सेम है, इंग्लिश में बेसिक्स पढ़ लो, लूसेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और उसके बाद एसएससी वगैरह एग्जामिनेशन के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीपोजिशन के पॉपुलर क्वेश्चन कौन से हैं, कंजंक्शन के कौन से हैं, आर्टिकल के ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आए हैं, आपका जेंडर के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। कंप्यूटर में भी सेम है। कंप्यूटर में ऐसा करो, जितने भी स्टैटिक पोर्शन है, जैसे पहला कंप्यूटर कब आया था, फादर ऑफ कंप्यूटर है ना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब हुआ था, इंडिया में इंटरनेट कब लॉन्च हुआ था, पहली ईमेल सर्विस का क्रिएटर कौन थे, यहाँ से लेके स्टैटिक वाले पोर्शन से लेके अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन एआई, जीपीटी क्या होते हैं, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में क्या चल रहा है, आईटी एक्ट में क्या चल रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी और कंप्यूटर, यहीं पे गेम पलटेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड भी नहीं है ना कि आपके 100 प्रश्नों में, ठीक है, आपके 100 प्रश्नों में हिंदी के कितने, इंग्लिश के कितने, छत्तीसगढ़ी के कितने, कंप्यूटर के कितने हैं। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, आप तो इसको बना लोगे चलो जैसे तैसे, लेकिन संधि कहाँ से बताओगे, इसमें कौन सा अलंकार लगा है कैसे बताओगे, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल दिया तो कैसे बताओगे, अगर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में कोई मुहावरा पूछ दिया तो आप कैसे बताएंगे। कंप्यूटर में अगर पूछ दिया है कि थर्ड जनरेशन या फिर आईनेक कंप्यूटर जो था वो कौन से जनरेशन का कंप्यूटर था, आप कहाँ से बताओगे। तो ये सब चीज़ें मेहनत वाले हैं, तो यहाँ पे जो आदमी मेहनत करेगा वो यहाँ पे ज़रूर टॉप करेगा। तो आई थिंक इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ के एग्जामिनेशन में, दैट इज़ गोइंग टू बी हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी एंड कंप्यूटर ऑपरेशनल। ये चारों जो सब्जेक्ट है इसमें लोग मेहनत नहीं करेंगे, मैथ्स के भरोसे में आएंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से लगभग 10-10 क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब 150 में से मान के चलो 50 क्वेश्चन तो इस पोर्शन के होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन के आपके हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, कंप्यूटर पूछ दिया, भाई मैंने तो रट के नहीं गया था तो फिर मेरे को दिक्कत हो गई, मैथ्स तो मेरा बहुत अच्छा गया, फिर ऐसे बोलते हुए बहुत साल तक वो रिग्रेट करते रहेगा। ठीक है, अब जिनका ये पोर्शन सही है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ी, उनको ये वाले पोर्शन में क्या करना है, देखो आपको ये वाले पोर्शन में ये करना है कि आपको फॉर्मूले रट्टे मारने हैं। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ मैथ्स में, लेकिन क्योंकि इसमें आपका लगभग 70% पेपर मैथ्स के बेसिस पे आने वाला है और आपके मेरिट में भी 70% जो मार्क्स हैं वो मैथ्स के होंगे, तो इसमें मेरा आपको सजेशन है, कोई एक बुक उठा लो और उसमें से जो ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एन इवन नंबर का क्या होता है सम, ऑड नंबर का क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से इक्वल कब होता है, अगर ये फिगर बना हुआ है और उसमें इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है तो इसमें कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई क्यूब है, उसको मैंने कलर कर दिया है सब डायरेक्शन से, तो ये बताइए इसमें इतने अगर सबको मैं काटूं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से अगर काटता हूँ तो इसमें से ऐसे कितने क्यूब्स रहेंगे जिनके एक भी सरफेस पे कलर नहीं होगा, किनके एक सरफेस पे कलर होगा। तो मतलब आपको सीजीपीएससी के पेपर टू सी सेट वाला क्वालिफिकेशन वाले माइंडसेट से हटके इस बार आपको प्रॉपरली बैंकिंग वाले मोड में आना पड़ेगा। बैंकिंग वाले मोड में आइए, जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके वर्क के, डिस्टेंस के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, ज्योमेट्रिकल फिगर्स को काउंट करने के, उनके फॉर्मूला शीट मैं डाल दूंगा, मुझे जहाँ से मिलेगा उसको ज़रूर ज़रूर रट लीजिए, ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें मैं बता के चल रहा हूँ आपको बैंकिंग वाले, एसएससी वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ये हो सकता है कि इन्फिनाइट सीरीज की 1/√2 प्लस 1/1/√2 प्लस 1/1/1/1/√2, इस प्रकार का ऐसा सीरीज चला के पूछेगा कि भैया कितना आएगा ये बताइए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं थोड़ा टफ आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे जो
डिफरेंट स्पेसिफिक केसेस के लिए जो फॉर्मूलाज आपको लगने होते हैं वो आपको रटने पड़ेंगे, कोई और चांस नहीं है। जो इसमें ये वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं कि भाई एक ट्रेन है वो इतने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसको पास करने में उसको कितने सेकंड लगेंगे पूरे ट्रेन के लेंथ को, इस प्रकार का चीज़ें नहीं आने वाली है। यहाँ पे आएंगे बहुत टिपिकल और रेयर वाले क्वेश्चंस। एंड मेरे हिसाब से अगर आप ज्योमेट्री भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएं एंगल वाले, तो वो भी सही होगा कि कई बार पूछ देता है वाले क्वेश्चंस भी। तो मेरे हिसाब से मैथ्स विल बी वेरी टफ, मैथ्स विल बी वेरी टफ। पुराने एडीआई का जो क्वेश्चन हुआ था 2018 अगर उसको रेफरेंस मत देना, अभी सीजीपीएससी बड़ा हो गया है, अब उसको चाहिए फुल इज्जत। ठीक है, तो आपको अगर मैथ्स में अच्छा करना है तो आपको बैंकिंग मोड में आना पड़ेगा जी। बैंकिंग मोड में आ जाइए। जितने भी स्पेशल कंडीशंस हैं, स्पेशल कंडीशन अगर किसी प्रकार के होते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, तो उनके सारे फॉर्मूलाज रट लीजिए। ज्योमेट्री पे विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस मुझे दिखे हैं कुछ कुछ जगह। ठीक है, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पे आप ध्यान देंगे। तो डैट विल बी द बेसिक प्रिंसिपल। सीजीजीएस जो प्रीलिम्स से पढ़ लिया था पढ़ लिया, करंट अफेयर हम रटते रहेंगे, बजट देखते रहेंगे, इकोनॉमिक सर्वे देखते रहेंगे, एप्टीट्यूड में मैथ्स के स्पेशल फार्मूलाज रट के जाएंगे। एंड जो हिंदी इंग्लिश छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, इनका जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है उनको तो हम जरूर रट के जाएंगे। मतलब स्ट्रैटेजी क्या रही होगी, सीजी के लिए करंट अफेयर्स अभी जो रिसेंट चल रहा है, मैथ्स के लिए फॉर्मूला बेस्ड स्पेशल कंडीशन के जो फॉर्मूला होते हैं उनको रट लेंगे, और लैंग्वेज वगैरह के लिए जो पॉपुलर क्वेश्चंस हैं आपके, अब वो कहीं से पता कर लो पॉपुलर क्वेश्चन कौन से हैं, इनको हम रट के जाएंगे। ठीक है, तो ये सब स्ट्रैटेजी है। 120 दिन है, बड़े आराम से हो जाएगा। किसी एक कॉन्सेप्ट को भी डील करोगे ना एक दिन में मैथ्स के, तो बड़े आराम से 120 दिन में कंप्लीट कर लोगे। अगर आप ज़ीरो भी हो मैथ्स में तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप में टैलेंट है एंड अंडरस्टैंडिंग है तो आप 120 दिन में तो बहुत अच्छे से पकड़ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आपकी मैथ्स में स्पीड बन गई तो ये पेपर कंप्लीट होगा, वरना 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है 1.5-2 घंटे में सॉल्व करना। ठीक है, एंड मेरे ख्याल से 3 घंटे का एग्जामिनेशन है, 3 घंटा है ना, तो आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। लेकिन अगर आपके 2 या 2.5 घंटा में भी सॉल्व नहीं हो रहा है मैथ्स, आई थिंक तो आपको सीरियस लैग की ज़रूरत है, सीरियस एफर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ना है सीजीजीएस के लिए, सीजीजीएस के लिए करंट अफेयर पढ़ लो, मैथ्स वाले पोर्शन के लिए फॉर्मूला रट लो, लैंग्वेज वाले के लिए जो पॉपुलर पास्ट ईयर क्वेश्चन है उनको निकाल लो कहीं से भी। आपकी लूसेंट में हो सकता है, आपके एसएससी वाले बुक्स में हो सकता है, आपकी यूट्यूब चैनल्स में हो सकता है। तो हर टॉपिक के जो सबसे पॉपुलर 20-25 क्वेश्चन है जो घुमा घुमा के कई वर्षों से बाप दादा के जन्म से पूछ रहा है, उसको आप ज़रूर रट लीजिए। ठीक है, सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये सीबीटी वाला क्लॉज और रायपुर सेंटर वाला क्लॉज कैसे वर्क होगा इसमें थोड़ा सा संशय है मुझे, बट लेट्स सी 3 लाख लोगों को कैसे मैनेज होता है। लेकिन अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से तो मत ही आइए। अगर आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो जुलाई है और जुलाई में रायपुर की गर्मी, हाय तौबा, है ना 26 जुलाई की रायपुर की गर्मी आप कैसे डील करेंगे देख लीजिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली जुलाई का महीना है तो बरसात भी हो सकती है, तो आई विल रिकमेंड कि अभी से आपका जो लॉजिस्टिक है उसको आप प्लान कर लीजिए ताकि आखिरी मोमेंट में किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल। लग जाइए आज से पढ़ाई में। अगर जो स्टूडेंट मेंस निकल रहा है जिनका और एडीआई भी हो रहा है, आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपको कुछ भी हट के तैयारी नहीं करना है। मेंस की सीजीजीएस के लिए करंट अफेयर तो पढ़ोगे ही, मैथ्स तो पढ़ोगे ही, लैंग्वेज तो पढ़ोगे ही, कंप्यूटर तो पढ़ोगे ही। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर होते हैं मेंस में पेपर 1 और पेपर 4। ठीक है, 2 भी होता है लेकिन कईयों के लिए नहीं होता है। लेकिन पेपर 1 और 4 में तो डेफिनेट आंसर्स होते हैं। साइंस के आंसर्स डेफिनेट है, लैंग्वेज के आंसर्स डेफिनेट है। तो अगर कोई मेंस के लिए क्वालिफाई हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे बेस्ट सूटेड है कि वो एडीआई का भी पैरेलली पढ़ते जाए। दिन में 1 घंटा आप मैथ्स को देंगे
और 1 घंटा अगर आप लैंग्वेज को देंगे तो अगर आपका एडीआई नहीं भी होता है तो आपका मेंस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस वॉज वेरी हेल्पफुल एंड आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि क्या क्या करना है एंड कौन सी गलती है जो मेजॉरिटी क्राउड करेगा, ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए लग जाइए, दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी। आप अपने सुविधा अनुसार उसको थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़, बहुत दिन हो गए प्रीलिम्स के, अब पढ़ाई चालू कर दो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।